हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेरा नाम है गौरव और आप लोग पढ़ रहे हैं आरसीसी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैंने चैनल का नाम क्यों नहीं लिया है। तो दोस्तों, आज से आपके चैनल का नाम चेंज हो चुका है। पहले जो चैनल का नाम गौरव सिंह सिविल था दोस्तों, गौरव सिंह सिविल, अब इसका नाम चेंज हो चुका है दोस्तों। एक दो दिन में आपकी स्क्रीन पर शो होने लगेगा ये, ठीक है, क्योंकि चैनल का नाम चेंज होने में कुछ डेज़ लग जाते हैं यूट्यूब इसको कन्वर्ट करने में। तो अब जो आपके चैनल का नाम हो गया दोस्तों, ये नाम हो चुका है जी टेक पॉली। छोटा सा नाम है और बड़ा ही प्यारा नाम है ये, जी टेक पॉली। ठीक है, तो कुछ दिन में आपकी स्क्रीन पर शो हो जाएगा, गौरव सिंह सिविल कन्वर्ट होकर किस में हो जाएगा, जी टेक पॉली। इस नाम को चेंज करने का रीज़न क्या है दोस्तों, सुन लीजिए थोड़ा सा। जो सबसे पहली चीज़ तो ये जो चैनल का नाम था गौरव सिंह सिविल, ये मेरे जीमेल अकाउंट का नाम है, ठीक है। तो और दूसरी बात, ये जो सिविल लगा हुआ है इसका मतलब है कि चैनल ओनली सिविल सब्जेक्ट के पर्पज़ से ही बनाया गया है। लेकिन ये जो चैनल है दोस्तों, मैं इसमें कुछ सब्जेक्ट मैकेनिकल के भी पढ़ाता हूँ, इसके अलावा ऑल ब्रांचेस का मैथमेटिक्स भी मैं कराता हूँ। इसीलिए केवल सिविल लिखना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। और हमने जी टेक पॉली ही क्यों रखा नाम, क्योंकि जी फॉर गौरव समझ लीजिए आप, ठीक है, टेक फॉर टेक्निकल और पॉली मतलब होता है दोस्तों पॉलीटेक्निक। ठीक है, तो पॉलीटेक्निक को मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, पॉलीटेक जो होता है मैंने टेक पॉली कर दिया है इसको। तो जी टेक पॉली काफ़ी अच्छा लगा मुझे नाम। अगर आपको कोई और नाम पसंद आता तो आप भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप सो मेरे हिसाब से इस नाम से किसी को दिक्कत नहीं होगी। तो अब से दोस्तों आप सभी लोग यही नाम याद रखेंगे चैनल का, जी टेक पॉली, क्योंकि मैं मैक्स टू मैक्स जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूँ सारे के सारे सब्जेक्ट हमारे पॉलीटेक्निक के हैं। इसीलिए आज से आपके चैनल का नाम है जी टेक पॉली, ठीक है, याद रहेगा। तो फिर करते हैं वेलकम आप सभी का। तो वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी टेक पॉली में, ठीक है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग पढ़ रहे थे आरसीसी, और हमने पिछली क्लास में आरसीसी के थर्ड चैप्टर शियर एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ की थ्योरी कंप्लीट की थी। मैंने दोस्तों शियर एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ की जो थ्योरी थी ये आपको स्लाइड के माध्यम से कराई थी, यानी कि मैंने स्क्रीन पर आपको केवल थ्योरी शो हो रही थी, ठीक है, यानी कि बोर्ड पर मैंने नहीं पढ़ाया था उसको। उसका रीज़न सिर्फ ये था दोस्तों कि मैं आपको एक ही वीडियो में शियर एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ की टोटल थ्योरी प्रोवाइड कर सकूं। मैं समझ सकता हूं कि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आई होगी समझने में, बट आपको वहां जो भी दिक्कतें हुई थी मैं आपको यहाँ बोर्ड पर सारी प्रॉब्लम्स क्लियर कर दूंगा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ साथ, ठीक है। तो जब भी मैं आपको यहाँ पर जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कराऊंगा उससे पहले मैं आपको इस चैप्टर के जितने भी फार्मूले हैं मैं एक बार आपको सारे फार्मूले यहाँ समझा देता हूँ, ठीक है। तो आपको ध्यान से फार्मूले को समझना है, क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। देखिए, तो सबसे पहले दोस्तों मैं इसमें आपको शियर एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ में सीधे डायरेक्ट एक सबसे बड़ा टॉपिक लेके चलता हूँ, डिज़ाइन ऑफ शियर स्ट्रेंथ, ठीक है। यानी कि हम शियर में डिज़ाइन कैसे करते हैं, तो डिज़ाइन के स्टेप देखते हैं। डिज़ाइन ऑफ शियर reinforced shear reinforcement इन बीम, ठीक है। बीम में हम शियर रेनफोर्समेंट का डिज़ाइन कैसे करेंगे, इसी में सारे फॉर्मूले कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला स्टेप जो था मैंने आपको बताया भी था, लेकिन मैं दोबारा सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके, ठीक है। थ्योरी कंटेंट आपके पास ऑलरेडी प्रोवाइड हो चुका है। जिन्होंने भी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मैंने थ्योरी का पीडीएफ दे रखा है, तो वहाँ से आप ओनली थ्योरी का पीडीएफ डाउनलोड करके भी थ्योरी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको समझना है तो आप वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें मैंने सबसे पहला जो स्टेप लिखवाया था दोस्तों, अच्छा मैं आपको साथ साथ हिंदी में बता दूंगा, ठीक है, कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही होगी। तो शियर एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ को हिंदी में कहते हैं कर्तन तथा अविलाग स्ट्रेंथ, यानी सामर्थ्य, ठीक है। इसके हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर रहे हैं। और डिजाइन का मतलब अविकल्पन होता है हिंदी में, यानी कि कर्तन प्रबलन का धरण में अविकल्पन, ठीक है। तो इसका जो पहला स्टेप था वो था नॉमिनल शियर
स्ट्रेस, ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं नामन, कर्तन भी कहते हैं या फिर अपरूपण भी लिखा रहता है कई जगह। तो कर्तन और अपरूपण का मतलब एक ही होता है दोस्तों, अपरूपण प्रतिबल, ठीक, कर्तन अपरूपण प्रतिबल, और इसको हम लोग टाउ बी से डिनोट करते हैं, क्लियर, टाउ बी। तो इसका जो फॉर्मूला मैंने बताया था दोस्तों, वो बताया था टाउ बी इक्वल टू होता है वी यू अपॉन वी इंटू डी। अब ये बी यू अपॉन वी इंटू डी क्या है, तो वी और डी तो आप जानते हैं अच्छे से, स्टार्टिंग से पहले लेक्चर से ही पढ़ते आ रहे हैं इसके बारे में, कि बी होता है बीम की चौड़ाई, डी होता है प्रभावी गहराई। और ये जो बी यू लिखा है दोस्तों मैंने, वी मतलब तो होता है शियर फोर्स और यू मतलब होता है अल्टीमेट, यानी कि ये अल्टीमेट शियर फोर्स है जिसको हम फैक्टर्ड शियर फोर्स भी कहते हैं। तो आप फैक्टर्ड शियर फोर्स कह सकते हैं इसको, या फिर अल्टीमेट, हिंदी में कहते हैं इसको अविकल्पित या अविकल्प कर्तन बल, या अपरूपण बल भी कह देते हैं कर्तन बल की जगह। समझ पा रहे हैं इतना? अब बी और डी आप जानते हैं बहुत अच्छे से। तो पहला स्टेप ये था, ये फॉर्मूला सबको याद रखना है। ये प्रतिबल था, तो प्रतिबल बराबर क्या होता है, बल बट्टे क्षेत्रफल, सब बच्चे जानते हैं। तो ये तो हो गया बल और ये हो गया क्षेत्रफल, लंबाई गुणा गहराई या लंबाई गुणा चौड़ाई कह सकते हो आप। तो ये क्या हो गया इसका क्षेत्रफल। समझ आ रहा है पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप था, आपको दोस्तों ये स्टेप याद करने पड़ेंगे क्योंकि ये डिजाइन है और डिजाइन में यूज होंगे, ठीक है। बस 5 स्टेप हैं छोटे छोटे, आप जल्दी से समझ लीजिए इनको। दूसरा जो स्टेप होता है दोस्तों, नॉमिनल शियर स्ट्रेस के बाद होता है डिजाइन शियर स्ट्रेंथ, डिजाइन शियर स्ट्रेंथ, इसको हिंदी में कहते हैं अविकल्प अपरूपण सामर्थ्य या फिर कर्तन सामर्थ्य। कर्तन और अपरूपण दोनों का मीन्स एक ही होता है। तो आप हिंदी में दो नाम है, इसलिए मैं आपको इंग्लिश में ज़्यादा सजेशन करता हूँ कि आप इंग्लिश में याद रखा करें, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए दोस्तों, इसको हम डिनोट करते हैं, ये टाओ भी था, इनके सिंबल याद रखेंगे, इसको करते हैं टाओ सी से, ठीक है। ये वी था, ये क्या सी, समझ पा रहे हैं, टाओ सी से। अब इस टाओ सी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो टाओ सी की जो वैल्यू होती है दोस्तों, वो दो चीज़ पर डिपेंड करती है। डिपेंड मतलब होता है निर्भर, ठीक है, डिपेंड। ये डिपेंड किस किस पे करती है, एक तो करती है पीटी पर, पीटी जिसे आप परसेंटेज ऑफ स्टील बोलते हैं, परसेंटेज ऑफ स्टील, एक तो इस पे डिपेंड करती है, एंड दूसरा ये डिपेंड करती है दोस्तों ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ठीक है। और इसको जो हम निकालते हैं दोस्तों, वो निकालते हैं टेबल से। अब ध्यान से सुनेंगे आप लोग, आपको जब भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा जिसमें कि टाउ सी यूज करना होगा, या तो आपको अलग से आरसीसी की एक टेबल प्रोवाइड करा दी जाएगी, या फिर आपको क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दे रखी होगी। समझ पा रहे हैं, इसकी वैल्यू आपको रटनी नहीं पड़ती, सिर्फ इन दोनों चीज़ के हिसाब से निकालते हैं। अब इन दोनों चीज़ के हिसाब से निकालते हैं, तो ये तो आपको क्वेश्चन में दिया होता है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट M15 है या M20 है, लेकिन P% आपको निकालना पड़ेगा। तो P%, इसका PT का फॉर्मूला और याद रखेंगे आप, इसका फॉर्मूला होता है AST/B इंटू डी, और इंटू में 100, ऊपर 100 से करते हैं मल्टीप्लाई, ये आता है परसेंटेज में। समझ पा रहे हैं आप? तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया था फॉर्मूला सेकंड क्लास में और फर्स्ट क्लास में, ठीक है। आगे देखिए तीसरा जो स्टेप होता है, अगला तीसरा स्टेप तीसरा, तीसरे में निकालते हैं, टाओ भी निकल गया, टाओ सी निकल गया। अब तीसरा जो होता है दोस्तों, वो होता है मैक्सिमम परमिजिबल शियर स्ट्रेस। थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, प्लीज़ सुनते रहिएगा आप साथ साथ। हिंदी में कहते हैं इसको अधिकतम अपरूपण कह दो आप, या फिर कर्तन। मैं कहीं अपरूपण लिख रहा हूँ, कहीं कर्तन, सिर्फ यही रीजन है मेरा कि आप दोनों नाम याद रखें, ठीक है। अधिकतम अपरूपण, अनुगेय लगाना आगे, सॉरी, अनुगेय, परम्यूचुअल मतलब होता है अनुगेय अपरूपण प्रतिबल, ठीक है। ये मैंने आपको नाम लिख दिए हैं इनके, इसके अलावा केवल आप याद रखेंगे सिंबल। इसको हम टाओ सी, ये जो टाओ सी था ना, इस पर मैक्स लगा के डिनोट करते हैं। और इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, टाओ सी मैक्स की वैल्यू, तो टाओ सी मैक्स की वैल्यू डिपेंड करती है, डिपेंड ओनली, यहाँ तो दो चीज़ पर डिपेंड कर रही थी, पीटी और ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे, ये ओनली ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे ही डिपेंड करती है।
ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ठीक है। तो इस ग्रेड के हिसाब से इसकी वैल्यू निकालते कैसे हैं, तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ इसकी वैल्यू। देखिए इधर दिख रहा होगा आपको, इतना छोटा सा बता देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ मैं ग्रेड लिख रहा हूँ, सपोज M15 है, M20 है, M25, M30, थोड़ा नीचे ले लेते हैं, थोड़ा सा नीचे बस, ठीक है, नीचे तक आपको दिख जाए सिर्फ, इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ मैं, यहाँ से M30, M35, M40 और इससे एवव जितना भी होगा, ठीक है। ये तो इसके लिए जो टाउ सी मैक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, यहाँ तक दिख रहा होगा, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, हालांकि आपको मैं ये ऑलरेडी करा चुका हूँ, बस ये रिवीजन समझें अपने लिए। तो M15, M20 इन सब के लिए वैल्यू क्या क्या होती है दोस्तों, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है टाउ सी मैक्स की वैल्यू 2.5 से स्टार्ट करते हैं इसको हम, 2.5, इसमें 0.3 ऐड करते जाते हैं, तो 2.8 यहाँ ऐड करेंगे तो 2.8 के बाद 3.1 हो जाएगा। हालांकि इन 3 से ही पूछता है, आप शुरू की 3 याद रखना, इसके अलावा और भी आगे याद रख सकते हैं आप। तो ये कितना आएगा, इसके बाद 3.5, यहाँ थोड़ा याद रखेंगे, यहाँ पर 4.4 ऐड किया है, ठीक है, 3.5 और इसके बाद है फिर 3.8 और 4, 3.8 और 4.0, ये याद रखना है। शुरू के 3 इंपॉर्टेंट हैं, इन तीनों को आप याद रखेंगे अच्छे से, ये वाले तीनों, ठीक है। टाउ सी मैक्स की वैल्यू M15 के लिए 2.5, M20 के लिए 2.8, M25 के लिए 3.1। हेलो, लाइट चली गई, बहुत दिक्कत है यहाँ, और इन्वर्टर की सुविधा इस समय है नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना, दिख रहा होगा, आई होप सो। तो ये 3 स्टेप हो गए, चौथा स्टेप समझेंगे, ठीक है। तो मैं तीनों को याद रखेंगे, पहले क्या निकालते हैं, टाउ बी निकालते हैं, टाउ बी का फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा निकालते हैं टाउ सी, इस किससे निकालते हैं, पीटी से निकालते हैं, पीटी का फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट। मैं बता दूंगा आपको क्वेश्चन करते समय कैसे करते हैं। तीसरा टाउ सी निकालते हैं, टाउ सी मैक्स, ठीक है, टाउ सी मैक्स, उसके लिए आपको ये वैल्यूज याद करनी है, ठीक। 3 स्टेप हो गए, चौथा स्टेप समझेंगे, मैं इसे रफ कर रहा हूँ, समझिए। आ जाएगी लाइट, आप थोड़ा ध्यान से देखते रहिए, दिख जाएगा, इतना अंधेरा नहीं है, थोड़ा रूम में थोड़ा सा रहता है। तो जो जिनको भी स्टेप याद है वो स्किप करके आगे वीडियो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। बस जल्दी से ख़त्म करता हूँ इसको। स्टेप चौथा जो होता है वो चेक करते हैं हम, चेक फॉर शियर, ठीक है, शियर के लिए, यानी अपरूपण में जांच, अपरूपण के लिए जांच। मेरा फॉर्मूले लिखवाने का मेन मोटिव सिर्फ यही है ताकि आप क्वेश्चन समझ सकें आज, ठीक है। तो चेक फॉर शियर में क्या करते हैं, जो आप 3 चीज़ निकाले हैं, क्या क्या, पहले टाउ भी निकाले थे, फिर टाउ सी निकाले थे, फिर टाउ सी मैक्स निकाले थे। अब इन तीनों की कुछ कंडीशन होती है, तो वो कंडीशन आपको समझनी है थोड़ा सा बस, ठीक है। तो देखिए कंडीशन क्या होती है, तो इनकी 2-3 ही कंडीशन है। हम चेक करते हैं सबसे पहले वाले को, जो हमने पहला निकाला था टाउ बी। इस टाउ बी की वैल्यू सबसे ज़्यादा क्या होगा, मैक्स फॉर मैक्सिमम सबसे ज़्यादा होता है टाउ सी मैक्स। अगर इस टाउ सी मैक्स से भी ज़्यादा आ गई टाउ बी की वैल्यू, टाउ सी मैक्स से ज़्यादा, तो उस केस में आपको दोबारा डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है, रीडिजाइन करेंगे, आपका डिजाइन फेल हो जाएगा। यानी सबसे ज़्यादा टाउ सी मैक्स होता है, इससे ज़्यादा नहीं आनी चाहिए टाउ बी की वैल्यू, ठीक। दूसरा जो देखते हैं हम, दूसरा इस टाउ बी की जो वैल्यू है अगर टाउ सी से कम होगी, टाउ सी से कम, इससे कम होगी बीच वाले से, ठीक है, तो क्या करेंगे, तो हम मिनिमम रेनफोर्समेंट देंगे, केवल मिनिमम रेनफोर्समेंट, यानी कि हम न्यूनतम, मिनिमम मतलब क्या हो गया, न्यूनतम प्रबलन देंगे बस। जो कर्तन प्रबलन हम बीम में प्रोवाइड करते हैं वो बहुत कम प्रोवाइड करेंगे अगर इसकी वैल्यू कम है तो, किससे, टाउ सी, क्योंकि ये था डिजाइन स्ट्रेंथ। अब जब डिजाइन वाले से कम आ रही है टाउ बी की वैल्यू, जो नॉमिनल थी, जो कि लोड के कारण उत्पन्न हो रही थी, जब वो कम है डिजाइन से, तो हमें ज़रूरत ही नहीं है हालांकि प्रोवाइड करने के शियर रेनफोर्समेंट, फिर भी हम मिनिमम कर देते हैं। अब किसी भी केस में, जो ये था तीसरा टाउ बी, सबसे पहले टाउ बी, ये जो टाउ बी था, जो कि इस बीम पे कोई लोड आ रहा है, सपोज इस लोड के कारण जो उत्पन्न हो रहा है दोस्तों, वही तो है टाउ बी, ठीक है। तो ये टाउ बी जो है डिजाइन स्ट्रेंथ से कम है, तब तो हमें ज़रूरत ही ना थी, लेकिन हमने फिर भी कम प्रोवाइड कर दिया मिनिमम, ठीक। अगर ये ज़्यादा थी टाउ सी मैक्स से इसकी वैल्यू, यानी ऊपर से जो लोड आ रहा है वो मैक्सिमम से भी ज़्यादा होगा, तो बीम तो फेल हो जाएगी, उस केस में हमें रीडिजाइन करना है। अगर इसकी जो वैल्यू है वो डिजाइन स्ट्रेंथ से, यानी टाउ सी से तो ज़्यादा आए टाउ बी की वैल्यू, और टाउ सी मैक्स से कम आए, यानी दोनों के बीच में आती है अगर इन दोनों के, तो उस केस में क्या करेंगे, देखिए डिजाइन से तो ज़्यादा आ रही है,
तो जब डिजाइन स्ट्रेंथ से ज़्यादा आ रही है इस नॉमिनल की वैल्यू, तो हमें अलग से और शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, और इस केस में हम प्रॉपर शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, प्रॉपर शियर रेनफोर्समेंट, प्रॉपर शियर रेनफोर्समेंट से मतलब क्या, हमें जितना चाहिए उतना प्रोवाइड करेंगे। यहाँ शियर और लगा लेना है, हम मिनिमम के साथ शियर। ठीक है, शियर। तो ये 3 स्टेप हैं। अब एक यानी ये 3 पॉइंट थे इसमें याद रखने के लिए। अगर ये केस बनता है तो दोबारा डिजाइन करना पड़ेगा, ये बनता है तो आपको न्यूनतम प्रबलन देना है, और अगर ये केस बनता है तो आपको प्रॉपर देना है। ठीक है, जितने की आवश्यकता है उतना प्रोवाइड करना है। अब देखिए इनके लिए फॉर्मूले क्या क्या होते हैं स्पेस के, यानी प्रोवाइड कैसे करेंगे। तो 5वां जो लास्ट स्टेप है वो है स्पेस का, स्पेस इन स्टीरप्स। जो आप स्टीरप्स मतलब छल्ले, यानी छल्लों में अंतराल, जो आप छल्ले प्रोवाइड करेंगे इसमें बीम में, छल्लों में अंतराल। मैं आपको थ्योरी की क्लास में बता चुका था छल्ले क्या होते हैं। ठीक है, स्टीरप्स क्या होते हैं। छल्लों में जो अंतराल होगा वो कितना कितना होगा। तो इसके भी 3 फॉर्मूले हैं। सबसे पहला एस बी बराबर जो फॉर्मूला होगा पहला फर्स्ट वाला, वो क्या रहता है। देखिए 2 केस हैं, एक तो आपको कब कब प्रोवाइड करना है, एक तो मिनिमम के लिए, जब मिनिमम रेनफोर्समेंट डालना हो तब, क्योंकि इसमें तो आपको रीडिजाइन करना ही है। इसका तो दोबारा से करेंगे डिजाइन अगर ये कंडीशन बन गई तो, हालांकि ये कभी बनेगी नहीं। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो आपको दोबारा से डिजाइन करना है। क्लियर। एस बी जो होगा, देखिए क्या होगा इसका फॉर्मूला। अगर मिनिमम वाली कंडीशन बने तो फॉर्मूला होता है 0.87। ये LSM मेथड चल रहा है, FY ASB 0.87 FY ASB, और आगे रहता है इसका फॉर्मूला दोस्तों, हाँ 0.87 FY ASB अपॉन 0.4B। ठीक है, ये फॉर्मूला रहता है किस केस में, जब मिनिमम प्रोवाइड करना हो आपको। मिनिमम से मतलब अगर ये वाली कंडीशन बनती है, ये वाली ये कंडीशन बनेगी तो SB का फॉर्मूला ये लगाएंगे, और अगर नीचे वाली कंडीशन बनती है तो SB का फॉर्मूला जो लगाएंगे आप वो लगाएंगे 0.87 FY ASB, इसके साथ में इंटू में D लिख देंगे, और अपॉन में VUS ये लगाएंगे। ठीक है, तो ये VUS क्या होता है, VUS का फॉर्मूला, और याद रखना आपको इसका फॉर्मूला होता है VU माइनस टाउ सी BD। क्लियर, ये VUS का फॉर्मूला है। यहाँ से इतना समझ आ गया। इसकी 2 वैल्यू और हैं, एक वैल्यू होती है SB की 0.75D, और एक वैल्यू होती है तीसरी SB की 300 mm। तो इन तीनों में से यानी फर्स्ट वाली वैल्यू ये समझ गए ना। ये वाला फॉर्मूला किसके केस में था, ये वाला जब आपको प्रॉपर प्रोवाइड करना हो तब, प्रॉपर के केस में। मिनिमम के केस में ये, यानी तीसरी कंडीशन जब बनेगी तो फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे SB का। ठीक है, समझ पा रहे हैं, प्रॉपर के केस में। तो ये हो गया, और 2 वैल्यू है, तो एक वैल्यू ये और 2 वैल्यू है। इन तीनों में से जो सबसे कम होगा, सबसे कम, सबसे कम, ठीक है, सबसे कम, उसे आप यूज़ करेंगे। इन तीनों में जो सबसे कम होगा वही SB आपको अप्लाई करना है। तो ये 5 स्टेप थे। इसके बाद डायग्राम बनाते हैं डिजाइन का, तो डायग्राम मैं आपको क्वेश्चन में बनवा दूंगा। इतना समझ पा रहे हैं। तो चलिए स्टेप तो हो गई। इन्हीं देखिए अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे एग्जाम में, या तो सीधे आपसे कहेगा डिजाइन करने के लिए। ठीक है, डिजाइन कहे या आपसे कहे कि आप चेक करिए, सीयर में चेक करके बताइए, तब तो आपको सारे स्टेप फॉलो करने हैं, 5, 3 पिछले और 2 ये। ठीक, अगर आपसे किसी एक स्टेप का नाम दे के पूछ लेगा, ऐसे नहीं कहेगा स्टेप 1 निकालिए, वो तो मैंने आपको स्टेप वाइज याद कराए हैं। वो किसी भी एक स्टेप का नाम दे सकता है। जैसे आपसे सीधे सीधे कह देगा, वो इतना कहेगा सिर्फ कि आप हमको नॉमिनल शियर स्ट्रेस की वैल्यू बताइए, तो आप केवल पहला स्टेप फॉलो करेंगे, पहले स्टेप में क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट आपका। अगर आपसे कहता है वो आपको डिजाइन स्ट्रेंथ और मैक्सिमम स्ट्रेस भी बताना, तो आपको दूसरा तीसरा स्टेप भी फॉलो करना पड़ेगा। समझ जाएंगे आप इजीली। क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूँ और उनको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो चलिए फटाफट चलते हैं क्वेश्चन की ओर। इसे मैं रफ कर रहा हूँ जल्दी से। ठीक है, देखिए तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैंने क्वेश्चन आपके लिए लिख लिए हैं। ठीक है, थोड़े क्वेश्चन लेंदी है लेकिन आप समझते चलना ध्यान से। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है 200 mm गुणा 400 mm प्रभावी गहराई
कैसे लिखा है 200 mm गुणा 400 mm, और ब्रैकेट में लिखा है प्रभावी गहराई, प्रभावी गहराई, ठीक है, वाले एक शुद्ध आलंबित एकल प्रबलित कंक्रीट धरन पर। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, सिर्फ जो वैल्यू दे रखी है वो आपके सामने लिख दूंगा, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा है क्योंकि बोर्ड छोटा पड़ जाएगा, पूरे बोर्ड पे क्वेश्चन ही आएगा। फिर से सुनना, 200 mm गुणा 400 mm प्रभावी गहराई वाले एक शुद्ध आलंबित एकल प्रबलित कंक्रीट धरन, यानी सिंपली सपोर्टेड, कैसा है सिंपली सपोर्टेड सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। समझ पा रहे, मैंने पूरा लिख दिया शॉर्ट में, ये सिंपली सपोर्टेड यानी शुद्ध आलंबित एकल प्रबलित धरन पर 20 किलो न्यूटन का फैक्टर्ड कर्तन बल आ रहा है। इसमें 20 किलो न्यूटन लिखा है, 20 किलो न्यूटन का फैक्टर्ड कर्तन बल, फैक्टर्ड कर्तन बल आ रहा है। धरन खंड में उत्पन्न नॉमिनल कर्तन प्रतिबल ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है इसमें, नॉमिनल कर्तन प्रतिबल, ये आपको ज्ञात करना है। और साथ में कुछ और दिया नहीं, ग्रेड नहीं दे रखी, ठीक है, कुछ नहीं दे रखा, इतना ही दिया केवल। तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा छोटा। ये किसकी वैल्यू होती है, आप अब तक पढ़ते आ रहे हैं, पता चल गया होगा आपको। देखिए बी की वैल्यू दे रखी है कितनी, 200 mm, ठीक, स्मॉल डी दे रखा है 400 mm। इसके अलावा अभी अभी मैंने आपको बताया था फैक्टर्ड शियर फोर्स, किसे कहते हैं, केवल शियर फोर्स होता कर्तन बल तब तो उसको बी बोलते हैं। और अगर फैक्टर्ड शियर फोर्स लिखा है, फैक्टर्ड शियर फोर्स लिखा है अगर शियर फोर्स, तो उसको बोलते हैं दोस्तों बी यू, ठीक है, क्योंकि एलएसएम मेथड में इसको बी यू से डिनोट करते हैं, अल्टीमेट शियर स्ट्रेस होता है, ये शियर फोर्स होता है, सॉरी, ठीक है। तो बी यू आपको कितना दे रखा है, 20 किलो न्यूटन। तो इस 20 किलो न्यूटन को हम कर लेंगे चेंज न्यूटन में। तो आपको पता है किलो न्यूटन में, 1 किलो न्यूटन में 1000 न्यूटन होते हैं, तो ये न्यूटन में चेंज हो गया। अब पूछा क्या है, नॉमिनल कर्तन प्रतिबल, यानी सबसे पहला स्टेप पूछ लिया, केवल एक स्टेप पूछा है इसने, ठीक है। क्वेश्चन को पहचानना है आपको ध्यान से और सॉल्व करना है। तो क्या पूछा है इसने पूछा है आपसे दोस्तों नॉमिनल शियर फोर्स, सॉरी शियर स्ट्रेस, नॉमिनल शियर स्ट्रेस, जिसे कि आप टाउ भी बोलते हैं। केवल पहला स्टेप आपको यहाँ निकालना है, समझ पा रहे हैं। तो टाउ बी का फॉर्मूला मैंने पहले लिखवाया आपको, क्या है, वी यू अपॉन वी इंटू डी, वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो वी यू की वैल्यू कितनी है, 20,000 अपॉन स्मॉल बी 200 इंटू 400, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 जीरो कट गया, 2 से 2 कट गया, तो 1/4 0.25 आ गया न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। इसको आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, बहुत ज़्यादा सिंपल, इतना आसान नहीं पूछेगा आपसे, बट मैं क्वेश्चन आपको इजी टू मॉडरेट और फिर हाई लेवल के लेके आया हूँ, ठीक है, ताकि आप स्टेप बाय समझते चलें, पहले आसान, फिर थोड़ा टफ, मॉडरेट, मतलब फिर थोड़ा सा और हाई लेवल का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझ गए होंगे आप, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लगभग कितने क्वेश्चन है ओवरऑल, 14 क्वेश्चन है। तो डिजाइन वाले क्वेश्चन काफ़ी लेंदी रहते हैं, जितने पॉसिबल होंगे आज हम कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर एक क्लास में और करा दूंगा, अदरवाइज मैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चंस करा सकता हूं, लेकिन क्वेश्चन थोड़े लेंदी हो जाएंगे, क्योंकि अभी तो मैंने आपको शियर के बताया, इसके बाद बॉन्ड स्ट्रेंथ वाले क्वेश्चन भी हैं, ठीक। चलिए दूसरा क्वेश्चन, ये देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जितने बड़े लिखे हुए क्वेश्चन है उससे आधा इसका आंसर होगा, इतना बड़ा क्वेश्चन है। इसमें लिखा है एक आरसीसी कंक्रीट धरन में, एक आरसीसी, ठीक है, कंक्रीट धरन, एक आरसीसी की बीम है, आरसीसी बीम में नामन कर्तन प्रतिबल तथा कंक्रीट की कर्तन सामर्थ्य ज्ञात करें। क्या क्या पूछा है, नामन कर्तन प्रतिबल एंड कंक्रीट की कर्तन सामर्थ्य, कंक्रीट की कर्तन सामर्थ्य। सभी समझ गए होंगे कौन कौन से स्टेप इसमें पूछे गए हैं। पर्सनली नामन कर्तन प्रतिबल यानी नॉमिनल शियर स्ट्रेस, टाउ भी पूछ लिया पहला स्टेप, और कंक्रीट की कर्तन सामर्थ्य यानी कि कर्तन सामर्थ्य मतलब शियर स्ट्रेंथ, जो कि डिजाइन शियर स्ट्रेंथ थी टाउ सी, वो पूछा है।
जबकि बीम की चौड़ाई 200 mm है। बीम की जो चौड़ाई है, चौड़ाई, ठीक है, मैं सीधे बी लिख दे रहा हूँ यहाँ, आप याद रखना, 200 mm है बीम की चौड़ाई, और तनन इस्पात के केंद्रक तक की गहराई 350 mm है। इसको दोस्तों हम बोलते हैं प्रभावी गहराई, आपको पता होगा, स्मॉल डी, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं हम स्मॉल डी, जो दे रखा है वो दे रखा है 350। प्रबलन इस्पात के केंद्रक तक बोला है इसने, 350 है। क्वेश्चन क्या था, एक आरसीसी बीम में नामन कर्तन प्रतिबल तथा कंक्रीट की कर्तन सामर्थ्य ज्ञात कीजिए, जबकि बीम की चौड़ाई 200 mm तथा प्रभावी गहराई कह सकते हैं आप, या फिर तनन इस्पात के केंद्रक तक की गहराई 350 mm है। आगे बोला है यह धरन 5 मीटर के प्रभावी पार्ट पर रखी हुई है। इसका जो प्रभावी पार्ट है, प्रभावी पार्ट इंग्लिश में इसको इफेक्टिव स्पैन बोलते हैं, ठीक है। ये कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है 5 मीटर, ये लेंथ दे रखी है बीम की। और आगे बोला है इस पर 12.5 किलो न्यूटन मीटर का संवितरित फैक्टर्ड भार धरन के भार सहित लगा है। फिर से बोल रहा हूँ मैं, क्या लिखा है, इस पर 12.5 किलो न्यूटन पर मीटर का संवितरित भार यानी यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूडीएल लिखा है, यूडीएल भी नहीं कि लिखा है पूरा इसमें, संवितरित फैक्टर्ड भार, ऐसे लिख रहा हूँ मैं, जो बोल रहा वही लिख देता हूँ, चलो, संवितरित फैक्टर्ड भार, ठीक है। और ब्रैकेट में लिखा है धरन के भार सहित, यानी बीम के भार सहित लिखा है, बीम के भार सहित, इसमें बीम का भार भी शामिल है इसी में, ठीक। आगे बोला है कंक्रीट का ग्रेड M20, कंक्रीट का ग्रेड M20 एंड इस्पात का ग्रेड FE 415 मान लें। और आगे लिखा है धरन में 20 mm व्यास की 4 छड़ें। बहुत बड़ा क्वेश्चन था, मैं पूरा लिखता तो बोर्ड भर जाता। लिखा है क्या, धरन में 20 mm व्यास की, 20 mm व्यास को हम फाई लिख देते हैं, कि 4 छड़ें, 4 नंबर ऑफ बार्स, ठीक है, तनन इस्पात के रूप में डाली गई हैं। इतना बड़ा क्वेश्चन था आपके लिए, यहाँ तक समझ पाए। मैंने इसको देखो बड़ा क्वेश्चन के रूप में पढ़ के सुनाता हूँ। क्या क्वेश्चन था, आरसीसी बीम, एक आरसीसी बीम में नामन कर्तन प्रतिबल तथा कंक्रीट की कर्तन सामर्थ्य ज्ञात कीजिए, जिसकी चौड़ाई 200 mm है और प्रबलन इस्पात के केंद्रक तक गहराई 350 mm है। बीम का प्रभावी पार्ट 5 मीटर है। 12.5 किलो न्यूटन पर मीटर का संवितरित फैक्टर्ड भार बीम के भार सहित लगा हुआ है। कंक्रीट की ग्रेड कितनी है, M20, स्टील की कितनी है, FE 415, और 20 mm फाई की 4 छड़ डाली गई हैं। अब समझते हैं, आप यहाँ से आपको समझ आ रहा होगा क्या क्या दे रखा है, क्या पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए आपसे पूछा क्या गया है। जो पूछा है पहले उसका नाम लिखेंगे और उसका फॉर्मूला। पहला पूछा है आपसे नामन कर्तन प्रतिबल, इंग्लिश में लिख दूंगा यहाँ पर नॉमिनल शियर स्ट्रेस, ठीक है, जिसको कि हम बोलते हैं टाउ वी। पहला स्टेप जो था, इसका फॉर्मूला भी लिख दीजिए यहाँ पर, VU/V/D। एक तो आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। दूसरा क्या पूछा है इसने, कंक्रीट की कर्तन सामर्थ्य, यानी कि डिजाइन शियर स्ट्रेंथ जो होती है वो, डिजाइन शियर स्ट्रेंथ, जिसे कि आप सेकंड स्टेप बोलते हैं, जिसे कहते हैं टाउ सी। एक ये पूछा है। इसका कोई पर्सनल फॉर्मूला नहीं है, ये डिपेंड करता है किस किस पे, PT पर एंड ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर। और ग्रेड ऑफ कंक्रीट दे रखा है आपको M20। इन दोनों के हिसाब से हम इसे निकालेंगे। समझ पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो देखिए ध्यान से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले देखेंगे हम BU की वैल्यू क्या है। तो VU होता है आपका फैक्टर्ड शियर फोर्स। क्या होता है, फैक्टर्ड शियर फोर्स, फैक्टर्ड शियर फोर्स, यानी कि अविकल्पित कर्तन बल होता है ये, ठीक है। तो BU का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, ध्यान से सुनेंगे। बीम कैसी है, एक आरसीसी की बीम है 5 मीटर के पार्ट पर। आप इसको सिंपली सपोर्टेड मानकर ही करना, क्योंकि इसमें दे नहीं रखा कैसी बीम है, ठीक। अब इस पर क्या आ रहा है, संवितरित मतलब UDL आ रहा है। यहाँ पर आप UDL लगा दीजिए, ये W जो होता है लोड, ठीक है। लेकिन यहाँ जो दे रखा क्या नाम है, ध्यान से सुनेंगे। इसका फैक्टर्ड लगा तो U लगा देंगे W के साथ में, WU, ठीक है। पर और बीम का भार इसी में शामिल है, तो बीम का भार आपको अलग से निकालना नहीं पड़ेगा।
यानी कि आपको सीधे WU दे दिया। अब देखिए आपको पता है अगर ये लंबाई L होती, ये लंबाई L जो कि आपके क्वेश्चन में 5 मीटर है ये, तो यहाँ से B का फॉर्मूला जो होता है इस केस में, जबकि सिंपली सपोर्टेड बीम पर UDL आ रहा हो तो WL/2 होता है। आप सब ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा सोम में, ठीक है, सोम वाले सब्जेक्ट में पढ़ा होगा आपने ये। अब यहाँ पर B की जगह हमें निकालना BU, तो W की जगह हो जाएगा WL/2। इतना समझ आ रहा है? तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए सबकी। तो WU की वैल्यू कितनी दे रखी है? WU दे रखा है 12.5 किलो न्यूटन प्रति मीटर। इसको न्यूटन में अगर आप चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 12,500। 1000 से गुणा कर देंगे ना इसमें, ये न्यूटन पर मीटर में हो गया। और लंबाई आपकी मीटर में थी 5 मीटर, तो इसको 5 मीटर रख दिया अपॉन 2। यहाँ से आपको BU कैलकुलेट करना है, तो मैं कैलसी भी लेके आया हूँ साथ में, आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ मैं। 12,500 × 5 और डिवाइड बाई 2, तो ये आ रहा है 31250। इतने न्यूटन आ गया ये BU की वैल्यू। लेकिन निकालना क्या है आपको? टाओ भी निकालना है। मैं दोस्तों डायग्राम को रफ कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, डायग्राम को आप समझ गए थे। अब आपको निकालना क्या था? पहली चीज़, सबसे फर्स्ट चीज़ आपको क्या निकालनी थी? तो पहली चीज़ आपको निकालनी थी दोस्तों टाओ बी। टाओ बी का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है BU/V × D। वैल्यू पुट कर देंगे। BU की वैल्यू कितनी दे रखी है? ये निकाली हमने अभी 31250 अपॉन स्मॉल b कितना था? 200 और स्मॉल d दे रखा 350। इसको कैलकुलेट करेंगे, आपको यहाँ से टाओ बी मिल जाएगा। तो कितना कितना है ये? इसमें डिवाइड कर देंगे 200 इंटू में 350 से, तो आपका जो आंसर आ गया 0.446। तो 0.45 बोल सकते हैं इसको न्यूटन पर mm²। ये तो आ गया दोस्तों टाओ बी का मान। अब दूसरी वैल्यू निकालनी है हमें किसकी? टाओ सी की। अब टाओ सी निकालने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? PT की। तो पहले आप PT निकाल लीजिए। PT का फॉर्मूला मैंने अभी लिखवाया था AST/V × D × 100। समझ पा रहे हैं? तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। AST की वैल्यू कितनी है? तो ये देखो यहाँ पर 20 mm फाई की 4 छड़ डाली गई हैं। तो आपको पता है AST का फॉर्मूला क्या होता है? π/4 20 का स्क्वायर इंटू कितनी छड़ है? 4 छड़ है। तो आपको पता है 20 mm का जो एरिया होता है वो 314 होता है। आप निकाल भी सकते हैं कैलकुलेटर से। इसमें 4 से कर देंगे गुणा, तो कितना आ जाएगा? 4 चौक 16, 4 एकम 4 1 5 और 4 तिया 1256 आ गया mm²। ठीक है, 1256 यहाँ रख दीजिए इसकी जगह पे, AST की जगह 1256 इंटू ये 100 था अपॉन में B का मान 200 है और स्मॉल d का मान 350 है। तो यहाँ से आप बता देंगे PT की वैल्यू। तो हम निकाल देते हैं कितनी आ रही है। तो आएगी 1256 गुणा 100 और डिवाइड बाई ब्रैकेट में लिख लीजिए 200 इंटू 350। तो ये वैल्यू आ रही है 1.79 इतने % आ गया ये। ठीक है, तो 1.79 के लिए जो वैल्यू होती है इसकी वो कितनी होती है वो देख के हम आपको बता देते हैं। तो 1.8 की वैल्यू टाओ सी की 0.76 होती है टाओ सी की वैल्यू। अब मैं आपको बताता हूँ ये वैल्यू देखेंगे कैसे आप। 0.76 न्यूटन पर mm²। ये किससे निकली हमने? टेबल से। अब देखिए ध्यान से, ठीक है, ये दोनों आंसर हो गया आपके। एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। ये टाओ बी था, टाओ बी, ये दोनों आंसर हो गए। ठीक, अब ये तो आप समझ गए थे। इसको देखिए मैंने ये कैसे लिख दिया। ठीक है, आपको क्या होगा, मैं क्वेश्चन को रफ कर रहा हूँ दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर लिख भी सकते हैं अलग से। देखिए आपको टेबल जो दे रखी होगी दोस्तों, वो टेबल इस तरह की होगी। एक तरफ तो आपको यहाँ पर PT की वैल्यू दे रखी होंगी, इधर इस साइड में PT की वैल्यू 1, 1.25, 1.50, 1.75, 2 पॉइंट ऐसे करके लिखी होंगी बहुत सारी वैल्यूज़। ठीक है, कुछ भी लिखी हो अदरवाइज। यहाँ ग्रेड लिखी होंगी M15, M20, M25। ये टेबल आपको दी जाएगी एग्जाम में, ठीक, मिलेगी टेबल। तो आपकी जो वैल्यू आई थी 1.79 मतलब 1.75 के समथिंग यहाँ पर आई थी वैल्यू। तो आप इसके सामने M20 वाली यहाँ पर देखेंगे जो वैल्यू लिखी होगी। तो यहाँ पर जो वैल्यू लिखी है, क्योंकि 20 ग्रेड दे रखा था ना आपको, तो 20 वाले में देखेंगे, 15 देता तो 15 वाले में, तो यहाँ देखेंगे वैल्यू, तो यहाँ पर ये वैल्यू लिखी होगी। आप इसको उठा लेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको स्टिल टेबल देखनी है। समझ पा रहे हैं? अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए
ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन, समझते चलिए, जितना पॉसिबल है आज कर लेंगे, अदरवाइज कल कर लेंगे क्वेश्चन। अगर आप समझते हैं क्वेश्चन, चाहे 2 ही समझे लेकिन अच्छे से समझना क्वेश्चन, ठीक है। मेरा मेन मोटिव है आपको क्वेश्चन समझाना, सिलेबस कराना कोई बड़ी बात नहीं है। आप जब कहेंगे मैं आपको एक मैराथन क्लास प्रोवाइड कर दूंगा पूरे आरसीसी की, 7-8 घंटे में ख़त्म सारे क्वेश्चंस, ठीक है। लेकिन आप समझते चलो, भी काफ़ी टाइम है आपके एग्जाम में, तो आप इजीली पढ़ते चलिए धीरे धीरे करके, ठीक है। और थोड़ा चैनल का भी ध्यान रखिए भाई, सब्सक्राइब वगैरह किया करो चैनल को, शेयर भी करो इधर उधर वीडियो। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा आप भी हमारा सपोर्ट करो भाई, हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, कोई बात नहीं अब मत करो, सिर्फ आप पढ़ते रहो, ठीक है। तीसरा है, एक शुद्ध आलंबित प्रबलित कंक्रीट धरण खंड का माप 200 mm। इसमें भी क्या बोला है, एक शुद्ध आलंबित यानी सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक। कोई भी सिंपली सपोर्टेड बीम है एक, और इसके बारे में बोला है इसने, इसका माप साइज दे रखा है इसका 250 mm और इंटू में 600 mm, और ब्रैकेट में लिख दिया प्रभावी। तो आप जानते हैं इफेक्टिव कहते हैं इंग्लिश में इसको, प्रभावी यानी स्मॉल डी है ये, बी और स्मॉल डी का मान दे दिया। इसमें 25 mm व्यास की 4 छड़ें तनन क्षेत्र में डाली गई हैं, यानी कि 25 mm फाई की 4 नंबर ऑफ बार्स जो हैं डाली गई हैं तनन क्षेत्र में, जिसमें 2 छड़ें आलंब से 1 मीटर की दूरी पर ऊपर को 45 डिग्री पर मोड़ दी गई हैं। मैं पूरी लैंग्वेज लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। जिसमें 2 छड़ें 1 मीटर की दूरी पर 1 मीटर की दूरी पर ऊपर को 45 डिग्री पर मोड़ दी गई हैं, मोड़ दी गई हैं, ऊपर की ओर 45 डिग्री पर मोड़ दी गई हैं। आगे बोला है कंक्रीट खंड की कर्तन सामर्थ्य, पहली बात सुनेंगे क्या बोला है इसने, कर्तन सामर्थ्य, इंग्लिश में इसको कहते हैं शियर स्ट्रेंथ, ठीक। कर्तन सामर्थ्य एंड अधिकतम अनुगेय कर्तन सामर्थ्य, अधिकतम अनुगेय कर्तन सामर्थ्य, ठीक है। अधिकतम अनुगेय कर्तन सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। लीजिए भाई, अभी आप बताएंगे सोच करके खुद से क्या क्या पूछा। एक तो आपसे शियर स्ट्रेंथ पूछ लिया, शियर स्ट्रेंथ मतलब टाओ सी, सेकेंड वाला जो स्टेप था, और एक आपसे अधिकतम से ही आपको समझ आ रहा होगा मैक्सिमम वाला पूछा, तो टाओ सी मैक्स, 2 चीज़ पूछी है इसमें, ठीक है। और कुछ दे रखा है, हाँ एक ग्रेड और दे रखी है, M15 ग्रेड का यूज करना, कंक्रीट की M15 ग्रेड आपको यूज करनी है, ठीक है। बस इतना दिया है। चलिए भाई शुरू करते हैं फिर। सबसे पहली चीज़ आपको जो पूछा है पहले उसका लिखेंगे फॉर्मूला। तो सबसे पहले आपसे पूछा, जब भी देखिए आपको क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूजन हो, सबसे आसान तरीका होता है जो चीज़ पूछिए पहले आप उसका फॉर्मूला लिख लीजिए। फॉर्मूले याद होने चाहिए सबको, ज़रूर याद होने चाहिए, ठीक है। हाँ, आप घर पर बैठ कर आराम से पढ़िए, फॉर्मूले याद कीजिए। अभी हम यहाँ डांट नहीं सकते आपको, आप प्यार से याद करेंगे सारे बच्चे, ठीक है। क्योंकि ये ऑफलाइन क्लास नहीं ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो हम आप पे जितना होगा प्यार बरसाएंगे, जानते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार देंगे, इतना ज़्यादा प्यार कि आप खुश हो जाएं एकदम। पता चला ज़्यादा गुस्सा कर दिए तो डिसलाइक करके निकल लेंगे आप, ठीक है। कोई बात नहीं। देखिए टाओ सी सबसे पहले पूछा है आपसे, शियर स्ट्रेंथ टाओ सी। तो मैंने जस्ट 1 मिनट पहले ही बताया था, टाओ सी का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, ये हम निकालते हैं किससे, टेबल से। और टेबल में आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो एक तो पीटी एंड दूसरा ग्रेड ऑफ कंक्रीट, जो कि कितना दे रखा है M15, इन दोनों से निकालेंगे हम, ठीक है। तो पहले निकाल लीजिए आप पीटी, तो पीटी निकालिए भाई, पीटी, ठीक है, परसेंटेज ऑफ स्टील। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, AST गुणा 100 अपॉन में B इंटू डी। सारी वैल्यू आपको पता है। AST की वैल्यू निकालने के लिए देखिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, आपको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जरूर याद रखेंगे। यहाँ दे रखा है 25 mm व्यास की कितनी छड़ थी, 4 ही छड़ थी ना, हाँ जी 4 छड़ थी, ठीक है। 4 छड़, इनमें से 2 छड़, इन 2 छड़ों को बहुत ज़रूर ध्यान रखेंगे। यानी कि ये कोई बीम है, सपोज ये कोई बीम थी, इसका क्रॉस सेक्शन यहाँ दे रखा है, ये 4 छड़ थी, ये वाली कितनी थी, 4 थी, ठीक है। इनमें से क्या किया, 2 छड़ तो सीधी रहने दी और 2 छड़ों को ऊपर की ओर मोड़ दिया, एक इधर एक इधर।
और जहाँ भी आपका आलम्ब बना हुआ था, जो भी आपका आलम्ब था उससे कितनी मीटर की दूरी पर मोड़ी है, ये 1 मीटर की दूरी पर मोड़ी गई है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर 1 मीटर का कोई मतलब नहीं है, कोई यूज़ नहीं होगा इसका, फिर मैंने आपको बता दिया डायग्राम में कि यहाँ तक 2 क्षण तो ये है आपकी सीधी सीधी, और 1 क्षण इधर को 1 क्षण इधर को मोड़ दी गई है इधर। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने आपको इसका एलिवेशन बनाया है, क्रॉस सेक्शन था, समझ पा रहे हैं आप। तो ये जो दोनों क्षण मोड़ दी गई हैं, इनका एरिया हम कंसीडर नहीं करते इसमें, ये आपको ध्यान रखना है। क्या, जितनी भी क्षण आपकी मोड़ दी जाती हैं उन क्षणों का एरिया हम इसमें यूज नहीं करेंगे, इसका एरिया करेंगे हम किस में, बेंटअप बार में यूज करेंगे, जहां बीम को बेंटअप करते हैं। समझ पा रहे हैं आप। तो देखिए ध्यान से आगे क्या करना है आपको, तो यानी कि आपको 2 ही क्षण का एरिया लेना, केवल कितनी क्षण का, 2 क्षणों का एरिया। तो जो AST आपको यूज करना है वो कितने का करना है, π/4 कितना है 25 mm है, तो 25 का स्क्वायर इंटू 4 की जगह कितना लेंगे, 2 लेंगे मेन बार, 2 तो आपकी मोड़ दी ना ऊपर को, 2 ही तो बची, तो जितनी बची हुई है वो लेंगे। अगर यहाँ 5 होता तो 3 यूज करते हैं, यहाँ 6 होता तो 4 यूज करते हैं, यानी इनको माइनस करके, ये मत सोचना ये वाली मैंने ली है क्या, इसमें से इसको माइनस करने के बाद जितनी बचेंगी उन्हें यूज करते हैं यहाँ। तो 25 mm का एरिया कितना होता है, 491, हाँ 491 होता है 25 mm का, 491, 2 से गुणा कर दीजिए इसमें, तो AST जो आएगा आपका 2 1 2, 2 9 18, 2 9 इतना आ गया ना, ये लीजिए 982 mm स्क्वायर। तो AST की जगह इसको रख दीजिए। तो चलिए करते हैं शुरू। फिर AST की जगह रख दिया कितना आपने, 982 इंटू यहाँ 100 था, अपॉन B की वैल्यू 250 और D की वैल्यू 600, निकाल दीजिए भाई PT कितने % आ रहा है ये, तो हम कैलकुलेट कर देते हैं आपके लिए, 982। अब ये लाइव क्लास चल रही होती तो हम आपसे खुद कैलकुलेट करवाते, उसी में घंटों बीत जाते फिर, तो इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करना है भाई, आपको पढ़ते रहना है सिर्फ। ठीक है, अपलोडेड क्लास है मगर आपको एकदम लाइव क्लास से भी बेहतरीन मिलेगी। 0.65% आ रहा है, 0.65%। अब 0.65% के लिए टाउ सी की वैल्यू जैसे मैंने आपको बताया था सेम वैसे ही आपको टेबल से देखनी है। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है 0.65 के लिए टाउ सी की वैल्यू 0.51 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये आपको टेबल से देखनी है। ठीक है, टेबल देखना मैंने आपको बता दिया है, हम आपको टेबल नहीं दिखा सकते, हमारे पास टेबल यहाँ उपलब्ध नहीं है। ठीक है, हम आपको पहले से ही कंटेंट तैयार करके केवल 2 पेपर पे लिख रहे हैं सारे क्वेश्चंस, केवल क्वेश्चन लिख के इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, बस मैंने वैल्यू लिख लिया, टाउ सी के टेबल में है, आप टेबल से जरूर देख लेंगे, इसको समझ आ जाएगा आपको ईजिली। ठीक, तो आपकी पहली चीज़ निकल गई, ये एक आंसर आ गया आपका। अब दूसरा आंसर देखिए, दूसरा क्या, टाउ सी मैक्स पूछा है आपसे। तो टाउ सी मैक्स की जो वैल्यू होती है वो तो फिक्स वैल्यू है सब, तो ये किस पे डिपेंड करती है, ये ओनली एंड ओनली ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करती है, इसका भी पर्सनल कोई फॉर्मूला नहीं है, ये IS कोड के अकॉर्डिंग फिक्स है वैल्यू। ठीक है, ये M15 दे रखा था, तो M15 के लिए कितनी वैल्यू होती है इसकी, टाउ सी मैक्स की, तो मैंने जस्ट अभी लिखवाया था आपको, कितनी होती है 2.5 होती है, 2.5 M20 के लिए 2.8 M25 के लिए, यानी कि हम 2.5 से शुरू करते हैं, 0.3 ऐड करते थे ना, 2.8 फिर 3.1, ये थी 3 वैल्यू शुरू की जो मैंने आपसे कहा था याद करनी है। तो ये हो गई न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब आपसे केवल इतना ही पूछा था, दूसरा तीसरा स्टेप। ये क्वेश्चन दोस्तों डिजाइन के क्वेश्चन नहीं है, ये कैसे क्वेश्चन है जिनमें से कोई सा एक स्टेप उठा करके पूछ लिया आपसे, तो मैंने इसलिए आपको पहले ही 5 स्टेप समझा दिए थे, आपसे जो स्टेप पूछा जाएगा वो स्टेप फॉलो करके क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। अगर डिजाइन का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, और हालांकि डिजाइन का ही आएगा, इतने छोटे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, 10 नंबर में आता है क्वेश्चन इस चैप्टर का। ठीक है, तो डिजाइन का ही क्वेश्चन आएगा, और डिजाइन का जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें इंग्लिश में तो लिखा होगा डिजाइन और हिंदी में लिखा होगा अभिकल्पन। अभिकल्पन, इसके अलावा एक वर्ड और लिखा होगा वहाँ पर, चेक इन सियर। ये ना लिख करके आपको ये भी दे सकता है चेक इन सियर, या हिंदी में कह सकता है अपरूपण में जांच कीजिए, अपरूपण में जांच। तो वहाँ से आप पहचान लेंगे इजीली कि आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों वो क्वेश्चन किसका है, डिजाइन वाला है। ठीक है, तो क्योंकि आज डिजाइन के क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे, नॉर्मल जितने क्वेश्चन है पहले मैं इन्हें कर लेता हूँ सॉल्व, क्योंकि 14 क्वेश्चन है जिनमें से लगभग 7 क्वेश्चन आपके होंगे डिजाइन के और 7 होंगे नॉर्मल। तो हो सकता है आज की क्लास में मैं केवल नॉर्मल क्वेश्चन कराऊंगा आपको। स्टेप आप समझी गए, उन्हीं सब स्टेप को एक साथ जोड़ करके डिजाइन के क्वेश्चन बन जाते हैं, बस इतना अंतर रहता है। ठीक है, हालांकि डिजाइन भी आप इजीली कर लेंगे, तो हो सकता है मुझे एक क्लास और प्रोवाइड करनी पड़ेगी आपके लिए, बट कोई बात नहीं, कर लेंगे, काफ़ी टाइम है अभी हमारे पास। आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, ये ऑनलाइन क्लास में यही दिक्कत रहती है, नॉन स्टॉप बोलना पड़ता है।
ठीक है। ऑफलाइन क्लास हो तो थोड़ा बच्चे नोट करें, तब तक अपना कुछ रेस्ट कर लो, सांस ले लो, मतलब अब यहाँ ऑनलाइन में लगातार बोलते रहो, वरना नहीं बोलेंगे तो आप सो जाएंगे, पक्का सो जाएंगे भाई, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा देखिए हमें एक्सपीरियंस होने लगा ऑनलाइन का भी बोलने का, अकेले अकेले बोल लेते हैं अच्छे से, पहले नहीं बोल पाते, डर लगता था भाई कैमरे के सामने जाते ही। अभी थोड़ा बहुत आपको हंसा भी देंगे, अब कुछ दिन और रुक जाओ, आप आदत हो जाएगी बिल्कुल ऑफलाइन जैसे, आपको एकदम मज़ा आएगा पढ़ने में, अब बहुत मज़ा आएगा। बस जल्दी से आप भाई 1K तक पहुँचाइए सब्सक्राइबर, तब हमें भी मज़ा आएगा, फिर आप भी खुश हम भी खुश। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन, इसमें लिखा है एक प्रबलित कंक्रीट धरन में 20 mm व्यास की 4 छड़ें, एक प्रबलित कंक्रीट धरन में, एक प्रबलित कंक्रीट धरन यानी RCC की बीम है कोई, एक RCC बीम में, एक RCC बीम में 20 mm फाई की 4 छड़ें, 4 नंबर ऑफ बार्स तनन इस्पात के रूप में प्रयोग की गई हैं, जिनमें 2 छड़ों को विकर्ण तनन के लिए आलंब के निकट 45 डिग्री पर ऊपर को नत किया गया है। सेम वही चीज़ फिर से रिपीट कर दी इसने, क्या कहा है, जिनमें, फिर से तो ना करा रहे क्या वही क्वेश्चन, हाँ जी, नहीं वो अलग था, ठीक है, वो 25 mm का था, ये 20 mm का है। 20 mm फाई की 4 छड़ें हैं, जिनमें 2 छड़ों को विकर्ण तनन के लिए आलंबों के निकट 45 डिग्री पर नत, 45 डिग्री पर ऊपर की ओर नत किया गया है, नत किया गया है, ठीक है, ऊपर की ओर, ये क्या लग गया वोट, ऊपर की ओर नत किया गया है। नत छड़ों का कर्तन प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अरे यार एक लाइन का क्वेश्चन था, सिर्फ एक लाइन का, नत छड़ों का कर्तन प्रतिरोध, हाँ जी, प्रतिरोध, हाँ जी, कर्तन प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इतना ज़्यादा छोटा क्वेश्चन कैसे हो सकता है। देखिए पीछे वाले क्वेश्चन में आपको वही पूछा था जो स्टेप मैंने आपको लिखवाए थे। यहाँ पर ये चीज़ थोड़ा सा याद रखेंगे, यहाँ पर कर्तन प्रतिरोध को हम शियर रेजिस्टिंग बोलते हैं, शियर रेजिस्टेंस बोलते हैं, शियर रेजिस्टेंस इंग्लिश में, थोड़ा सा समझ लेंगे इसे। रेजिस्टेंस मतलब जो आपने छड़ डाल रखी है, ये पूरी छड़ थी कोई, आपने इसको बेंटअप कर दिया, इधर से भी इधर से भी, दोनों तरफ से आपने बेंटअप कर दिया ऊपर को छड़ को, इसको जो कि बीम में पड़ी हुई थी। तो इस छड़ में जो स्ट्रेस उत्पन्न होगा दोस्तों, आप जब इस पर बल लगाएंगे तो इस पर भी लोड जाएगा और इस पर भी तो लोड जाएगा, तो इस लोड में जो उत्पन्न क्या होगा, रेजिस्टिंग, प्रतिरोध। और जब भी किसी भी लोड, अब किसी भी बीम पे कोई लोड लगाते हैं तो जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उस प्रतिरोध को एकदम प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल क्या होता है, इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी किसी भी बाहर से कोई फोर्स लगाया तो उस फोर्स के कारण अंदर से जो प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है वही तो होता है प्रतिबल। यानी कि शियर रेजिस्टेंस का मतलब सीधे सीधे कहना चाह रहा है ये कि आपसे शियर स्ट्रेस पूछा है इसने। क्या पूछा है, शियर रेजिस्टेंस पूरा लिखो। अच्छा बल दे रखा था, बल, बल मतलब फोर्स लिख दीजिएगा, ठीक है। शियर रेजिस्टिंग फोर्स, शियर रेजिस्टिंग फोर्स ये पूछा है आपसे, यहाँ बल जोड़ लीजिएगा, बल पूछा गया था, ठीक है। तो अभी तक जो आप दोस्तों निकालते थे बी यू, ठीक है, मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था नीचे बी यू एस का, वो लिखवाया था बी यू माइनस टाउ सी बी डी, ये लिखवाया था फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा, इसकी जगह पे क्या होगा, जब आपने नत छड़ कह दिया तो मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ, फालतू बकवास ना करके, सीधे पॉइंट पर ये है कि नत छड़ों का जब भी आपसे कर्तन प्रतिरोध पूछा जाएगा, यानी कर्तन प्रतिरोध बल पूछा जाएगा, तो कर्तन बल को आपको पता है बी बोलते हैं और बी यू बोलेंगे अल्टीमेट शियर फोर्स को। लेकिन ये नत छड़ों का मतलब बेंटअप बार के लिए पूछा है तो बी यू बी, क्या बोलेंगे इसको, बी यू बी। अब ये बी यू बी का फॉर्मूला आपको याद रखना है। बी यू बी का फॉर्मूला होता है 0.87 एफ वाई और यहाँ पर ए एस बी और यहाँ पर लेते हैं साइन एल्फा। ये दोस्तों आपको फॉर्मूला याद रखना है, बस ये एक नया फॉर्मूला है आपके लिए जो मैंने स्टेप में नहीं लिखवाया था, ठीक है।
तो मैंने आपको यहाँ बता दिया है, तो आप याद कर लेंगे जब भी आपसे नत छड़ के बारे में कुछ पूछेगा। हालांकि पिछले क्वेश्चन में दिया था नत छड़ के बारे में, लेकिन क्वेश्चन नहीं पूछा गया था उसमें, केवल आपको ये बताया गया था बेंटअप कर दिया, तो आपने बेंटअप क्षणों को माइनस कर दिया था, अलग कर दिया था बेंटअप निकाल के। अब आपसे इन बेंटअप क्षणों के बारे में पूछ लिया कि जो बेंटअप क्षण है इनमें कितना शियर रेजिस्टिंग फोर्स उत्पन्न होगा, ये बताइए। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, 0.87 F/ASB इंटू साइन अल्फा। तो वैल्यू निकालिए सबकी। तो 0.87 Fy की वैल्यू कितनी है, ग्रेड क्या दे रखा है स्टील का, हाँ जी ग्रेड भी तो होगा कुछ, हाँ ग्रेड दे रखा है Fe 415, Fe 415। तो यहाँ Fy की जगह 415 पुट कर दीजिए। अब निकालना है ASB, ASB मतलब एरिया ऑफ बेंटअप बार जो था ये। तो यहाँ पर 2 क्षण है केवल, इन क्षणों से कोई मतलब नहीं, 4 थी टोटल है, लेकिन इनमें से 2 क्षणों को ऊपर 45 डिग्री पर मोड़ा था, तो ये दोनों क्षण को देखना है हमें, 2 ही है केवल। तो कितने 20 mm की, तो आप क्या करेंगे π/4 और 20 का स्क्वायर इंटू में 2, यही तो करेंगे आप, और इंटू में साइन अल्फा मतलब साइन 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 0.87 415, 20 mm का 314 होता है एरिया, आप निकाल के देख सकते हैं, ये 2 है और यहाँ पर साइन 45। हालांकि इसकी वैल्यू 0.71 होती है, लेकिन आप इसको टोटल को एक साथ कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं दोस्तों, टाइम बचेगा थोड़ा सा, 160,305। एक बार चेक जरूर कर लेंगे प्लीज़ सारे बच्चे, अगर ये क्योंकि ये डायरेक्ट बुक वाला आंसर मैंने लिख दिया है, कैलकुलेट नहीं किया आप, तो आप इसको चेक कर लेंगे। अगर क्वेश्चन में कोई आंसर में कोई भी दिक्कत होती है आप कमेंट करके बता देंगे, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन करनी सिंपल, ये आंसर हो गया भाई, इतना छोटा क्वेश्चन था, बस आपके लिए ये एक नया फॉर्मूला है, इसको याद कर लेंगे सब, ठीक है, इसको सब याद कर लेंगे। एक और क्वेश्चन देखिए आप, ठीक है, विदाउट डिजाइन वाले क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और रह गए, बस 2 क्वेश्चन है, उसके बाद डिजाइन के क्वेश्चन है बाकी सारे। तो इन दोनों क्वेश्चन को और कर लेते हैं आज की क्लास में, फिर हम डिजाइन वाले क्वेश्चन कल की क्लास में कर लेंगे, ठीक है। और दोनों क्वेश्चन मज़ेदार हैं। देखिए जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ समझ तो आ रहे हैं ना आप, यार कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट करके बताया करो, कमेंट क्यों नहीं करते आप लोग, कमेंट किया करो। कुछ ही बच्चों का कमेंट आता है, मतलब व्यूज 100 के समथिंग पहुंच जाएंगे, लेकिन कमेंट देखें तो मुश्किल से 3 से 4 बच्चे करते हैं। क्या वही रेगुलर क्लास ले रहे हैं, बाकी सब नहीं करते? फिर तो हमारा यहाँ पढ़ाना बेकार है। मतलब आप जब हम बोल रहे हैं भाई हमें मोटिवेशन मिलता है आप सबसे, आप कुछ लिखा करिए, थोड़ा सा समझ आ रहा है नहीं आ रहा, नहीं समझ आ रहा थोड़ा और चेंज करेंगे, इंप्रूव करेंगे पढ़ाने के लिए। अब सामने आप सब बैठे होते हैं तब तो मैं आपसे पूछता भाई समझ आ गया, पर्सनली नाम लेकर पूछता, हाँ जी बेटा समझ गए आप, तब आप बता देते इजीली कि हाँ सर समझ आया नहीं आया, और नहीं भी आता तो हम पूछते। आपने कह दिया झूठे को समझ आ गया सर, तो हम आपसे पूछते खड़े हो जाओ फिर भाई बताओ क्या समझे आप, लेकिन हम नहीं पूछ सकते आप, हम कहेंगे बताओ क्या समझे आप, तो क्या बताएंगे आप, कोई नहीं है यहाँ, हैं जी। तो ज़रूर किया करो यार कमेंट, क्यों नहीं करते हो। देखो आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे यहाँ, सच में नहीं टिक पाएंगे भाई, अकेले अकेले बोलते रहते हैं, है ना। तो अब ये लाइव क्लास तो है नहीं जो आपके कमेंट देखते हैं साथ साथ, तो बाद में कर दिया करो आप लोग, हम सबके कमेंट पढ़ते हैं भाई। आगे लिखा है एक प्रबलित कंक्रीट धरन की प्रभावी गहराई 500 mm है। एक प्रबलित कंक्रीट धरन यानी कि एक RCC बीम, और इसकी प्रभावी गहराई दे रखी है, प्रभावी गहराई को स्मॉल d बोलते हैं, प्रभावी गहराई 500 mm है। धरन पर 10 टन का फैक्टर्ड कर्तन बल आ रहा है, बीम पर 10 टन का, देखिए हर एक क्वेश्चन मज़ेदार मिलेगा आपको, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है सब, कुछ ना कुछ नया सब में है। फैक्टर्ड कर्तन बल आ रहा है, ठीक है। इसके सेंटेंस आप खुद से कंप्लीट कर लीजिएगा पूरा। एक RCC बीम जिसकी प्रभावी चौड़ाई 500 mm है, इस पर 10 टन का फैक्टर्ड कर्तन बल आ रहा है, ऐसे, ठीक है। मैं पूरा सेंटेंस लिखूंगा तो भाई बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन काफ़ी। आगे बोला है और इसमें 10 mm व्यास के 2 टांगों वाले स्टीरअप्स लगे हैं, और इसमें 10 mm व्यास के 2 टांगों वाले स्टीरअप्स लगे हैं, ठीक है। स्टीरअप्स को आप छल्ले भी बोल सकते हैं इंग्लिश में,
स्टीरप्स लगे हैं, स्टीरप में प्रतिबल ज्ञात कीजिए। कितनी बढ़िया बात पूछी है। लीजिए भाई, स्टीरप्स में प्रतिबल ज्ञात कीजिए। लीजिए, कर लीजिए ज्ञात। उनकी केंद्रीय दूरी 100 mm है। उनकी केंद्रीय दूरी 100 mm है। ठीक है भाई, ये दे रखा है। अब सबसे पहली चीज़ तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या पूछा है आपसे। तो देखिए, अब आपको इसमें एक तो दे दिया स्मॉल डी की वैल्यू, लेकिन इसमें बी नहीं दे रखा। ठीक, एक दे दिया फैक्टर्ड शियर फोर्स, कर्तन बल। लिख देता हूँ मैं आपको, डी दे दिया कितना 500 mm। फैक्टर्ड, देखिए शियर फोर्स को बी बोलते हैं, फैक्टर लिखा तो यू लगा देंगे साथ, बी यू। ठीक है, कितना दे रखा है 10 टन, ये 10 टन दे रखा है। आपको पता है 1 टन, सिविल वाले बच्चे हैं सभी, 1 टन में कितने केजी होता है? तो 1 टन में होता है दोस्तों 1000 केजी। कितना? 1 टन में होता है 1000 केजी। देखिए 100 केजी को आपको पता है 100 किलो को 1 कुंटल बोलते हैं, और 1000 केजी को 1 टन बोलते हैं। अब केजी को न्यूटन में चेंज करेंगे आप, तो 1 जीरो और लगा देंगे यहाँ पर, तो 1 और 3 4 और 1 5 जीरो हो जाएगा फिर ये, यानी कि बराबर में 10 की पावर 5 न्यूटन बन जाएगा। ये समझ पा रहे हैं? केजी को न्यूटन में चेंज किया तो 1 और जीरो बढ़ गई। ठीक, बी यू आ गया। और क्या दिया है? 10 mm व्यास के 2 टांग वाले स्टीरअप यूज करने हैं आपको। तो यहाँ से हम ASB निकाल सकते हैं, ASB एरिया ऑफ स्टीरअप्स होता है। तो एरिया ऑफ स्टीरअप्स कितना 10 mm व्यास के हैं, तो π/4 10 mm, तो 10 का स्क्वायर इंटू कितने 2 टांग है, टांगों की संख्या से गुणा करते हैं, ऐसे निकालेंगे यहाँ पर। तो इसका फॉर्मूला क्या, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी π/4 इंटू 10 का स्क्वायर और इंटू में 2, 157 आ रहा है ये, 157 mm स्क्वायर। ASB आ गया। अब क्या रह गया, ये दे दिया। अब आगे एक और चीज़ दे रखी है, उनकी केंद्रीय दूरी। केंद्रीय दूरी दोस्तों स्पेस को बोलते हैं हम, स्पेस, सेंटर से सेंटर तक की जो दूरी होती है। आपको स्पेस दे रखा है 100 mm। अब मैंने आपको स्पेस के 2 फॉर्मूले बताए थे, एक तो मिनिमम, सबसे लास्ट वाला स्टेप पूछा है इसने, ये सबसे लास्ट वाला स्टेप पूछा है। ठीक है, तो देखिए SB के मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे 5वें स्टेप में। एक तो ये बताया था पहला वाला मिनिमम वाला 0.87 FY ASB अपॉन 0.4B, ये बताया था। और एक फॉर्मूला मैंने बताया था दोस्तों आपको, SB बराबर 0.87 FY, आगे ASB इंटू यहाँ D लगाते थे और यहाँ पर BUS लगाते थे, ये बताया था ना। तो देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला तो हम यूज कर नहीं सकते, क्योंकि आपको V की वैल्यू नहीं दे रखी है क्वेश्चन में, कहीं भी दे रखा भी नहीं दे रखा, तो आप ये तो यूज करेंगे नहीं, इसको यूज कर लीजिए इसको यूज। तो इसे हटा दें, समझ गए ना क्यों नहीं करेंगे इसको यूज। तो आपको जो भी फॉर्मूले दे रखे हो आप दोनों फॉर्मूले लिखा करें। जब आप इसको यूज़ करेंगे तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, SB बराबर 0.87 FY ASB इंटू D अपॉन BUS। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए सबकी। 0.87 FY की वैल्यू कितनी है, तो FY की वैल्यू निकालनी है भाई, ये तो पूछा ही आपसे, स्टीरअप में प्रतिबल ज्ञात कीजिए। ठीक है, FY निकालना है। ASB की वैल्यू कितनी है 157 इंटू स्मॉल डी 500 दे रखा है, अपॉन में BUS की वैल्यू, BU वाली वैल्यू पुट कर देंगे 10 की घात 5, और SB आपको 100 दिया था, SB की जगह 100 रख दीजिए यहाँ। ठीक है, अब कर लीजिए प्यार से कैलकुलेट, इसको इधर गुणा कर दीजिए, इन सबको नीचे ले आइए। तो यहाँ से जो FY की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 10 की पावर 2 और 5 7 हो जाएगा ये, और अपॉन में कितना आ जाएगा यहाँ लिख देते हैं, और अपॉन में जो आएगा दोस्तों, अरे यार बन जा जल्दी, एक और क्वेश्चन रह गया। इन सबको गुणा करके यहाँ नीचे लिख देंगे 0.87 157 और ये 500। अब कर लीजिएगा कैलकुलेट, मैं आंसर लिख रहा हूँ। ठीक है, वरना टाइम बहुत हो जाएगा और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसका आंसर 146 दे रखा है, आप चेक कर लेना निकाल के, न्यूटन पर mm स्क्वायर। आई होप सो इतना ही आएगा समथिंग, 146 न्यूटन पर mm स्क्वायर। समझ गए ना आप लोग कैसे करना था? आसान क्वेश्चन था काफ़ी, केवल आपसे 5वें वाले स्टेप से रिलेटिव क्वेश्चन पूछ लिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको इसलिए पहले स्टेप लिखवा दिए, मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप्स थे, सभी याद कर लेंगे सारे बच्चे, 5 ही स्टेप थे
उन पाँचों के हिसाब से शियर का कोई भी क्वेश्चन आएगा उससे बाहर नहीं होगा। इसके अलावा बॉन्डिंग के जो क्वेश्चन है, बॉन्डिंग के लिए अलग से फॉर्मूले आपको लिखवा दूंगा, 2 ही फॉर्मूले बॉन्डिंग के सिर्फ, तो वो कल की क्लास में कवर कर लेंगे सारा। कल डिजाइन भी कर लेंगे हम और बॉन्डिंग के भी क्वेश्चन कर लेंगे जितने भी होंगे। पहले आप इन सभी क्वेश्चंस को समझ लें। देखिए लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, छठा क्वेश्चन बता दीजिएगा। 6 हो गए, यहाँ से आगे करेंगे कल, ठीक है। मृदु इस्पात की 10 mm फाई छड़ों से बने 2 टांग वाले स्टीरप्स की एक दूसरे से दूरी ज्ञात कीजिए। वाह क्या बात है। माइल्ड स्टील, क्या बोला है इसने, माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील की 10 mm फाई छड़ों से बने 2 टांग वाले, 10 mm फाई के 2 टांग वाले स्टीरप्स की, यानी छल्ले जो होते हैं छल्ले की, ठीक है, स्टीरप्स की एक दूसरे से दूरी ज्ञात कीजिए। एक दूसरे से दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। यदि 200 mm गुणा 500 mm प्रभावी वाली आरसीसी धरण पर सेक्शन दे रखा है 200 mm गुणा 500 mm प्रभावी गहराई, ठीक है, प्रभावी गहराई वाली आरसीसी बीम पर 70 किलो न्यूटन का फैक्टर्ड कर्तन बल आ रहा है, फैक्टर्ड शियर फोर्स यानी कर्तन बल आ रहा है। प्रबलन इस्पात की कर्तन में सामर्थ्य, प्रबलन इस्पात की कर्तन में सामर्थ्य 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर मान लें, ठीक है जी, ये मान लें आप। ये इस्पात है ना, इस्पात मतलब स्टील, तो ये जो Fe 250 है वही दे रखा है, ये Fy का मान है मतलब, ठीक है, स्टील के लिए। देखिए MS की 10 mm फाई के 2 टांग वाले स्टीरप्स, तो स्टीरप्स का एरिया यहाँ से निकाल सकते हैं इजीली। ASB बराबर π/4 10 का स्क्वायर इंटू 2 टांग वाला 2, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, लगभग 157 आई थी, अभी भी निकाली थी हमने, 157 158 भी ले सकते हैं आप, इतने mm स्क्वायर, ठीक है। एक दूसरे से दूरी ज्ञात करनी है, मतलब स्पेस निकालना है आपको, स्पेस बताना है। और B और D का मान आपके सामने दे रखा है। फैक्टर्ड शियर फोर्स यानी कि BU भी दे रखा है आपको। BU कितना दे रखा है इसमें, 70 किलो न्यूटन, 70 किलो न्यूटन, इसको न्यूटन में चेंज कर सकते हैं आप, 70 के पीछे 3 जीरो आ जाएगा न्यूटन में चेंज करेंगे तो। और Fy दे रखा है यहाँ पर, Fy 250 है। तो SB का फॉर्मूला जस्ट अभी वाला लगाना है आपको, BU दे दिया तो एक लाइन का क्वेश्चन है ये। तो SB का फॉर्मूला क्या होता है, 0.87 Fy ASB इंटू D अपॉन 0 अपॉन में VUS, तो रख दीजिए वैल्यू सब, 0.87 इंटू Fy कितना है 250 इंटू ASB 157 इंटू स्मॉल d 500 अपॉन में BUS कितना है 70 और 1 2 3 70,000। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी निकाल लीजिए। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है दोस्तों 245 दे रखी है, हम इससे निकालते हैं 0.87 इंटू 250 इंटू 157 इंटू 500 और डिवाइड बाई 7 1 2 3 4 0, हाँ 243.9 यानी 244 हो गया लगभग, 244 mm सेंटर टू सेंटर एक ही आ गई। लेकिन जब भी हमें SB पूछा गया हो तो SB के 2 वैल्यू और होती हैं जो फिक्स हैं। एक वैल्यू तो SB कितनी होती है 0.75 D, इसको और निकालेंगे तो 0.75 इंटू में D का मान था 500, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35 और 2 37 375 mm, ठीक। और एक वैल्यू तीसरी वैल्यू कितनी होती है 300 mm, 300 mm। इन तीनों में जो सबसे कम होता है वो यूज करते हैं, तो यही सबसे कम है तो यही आंसर हो जाएगा। तीनों में जो सबसे मिनिमम होता है वो लेते हैं, ठीक है, तो ये सबसे मिनिमम यही आंसर है।
अगर ये मिनिमम ना होता तो फिर ये मिनिमम होता। इन तीनों में जो सबसे कम है वो आंसर है, ठीक है। तो ये हो गया आंसर, समझ आ गया। तो ये दोस्तों जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में शियर स्ट्रेंथ से रिलेटिव जितने स्टेप लिखवाए थे पाँचों, उनमें से किसी स्टेप से पूछ लिए थे क्वेश्चन। पहला स्टेप, कभी दूसरा तीसरा दोनों, कभी 5वां स्टेप पूछ लिया। तो कोई एक स्टेप आपको दे करके क्वेश्चन पूछे गए थे, नॉर्मल क्वेश्चंस। तो इन सब क्वेश्चंस की हेल्प से आपको ये तो समझ आ गया होगा कि आपको फार्मूला का यूज कैसे करना, सभी फार्मूलेज का, ठीक है। तो अब जो हम कल की क्लास में करेंगे दोस्तों, वो 6 क्वेश्चन से आगे 7th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, और 7वें क्वेश्चन के बाद जितने भी क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन समथिंग है ओवरऑल चैप्टर में, शियर और बॉन्ड मिला के, तो 8 क्वेश्चन और बचे हैं आगे के। तो उन 8 क्वेश्चंस को अगली क्लास में कवर कर लेंगे। अब तक आपने जितने क्वेश्चन ये किए थे, एक दो स्टेप पे थे। अब डिजाइन के क्वेश्चन आएंगे जिसमें कि एक ही क्वेश्चन में आपको 5 स्टेप यूज करने होंगे, समझ पा रहे हैं। तो 5 स्टेप पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो अगली क्लास आप देखना बिल्कुल ना भूलें। तब तक आप इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। स्टेप मैंने जो स्टार्टिंग में लिखवाए हैं उन सब स्टेप्स के फॉर्मूले याद कीजिए बैठ करके, और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए और जुड़े रहिए। चैनल का नाम क्या बताया था मैंने, याद रखेंगे सभी, ठीक है। आज से सभी याद कर लेंगे, जी-टेक पॉली। चैनल का नाम क्या रहेगा, जी-टेक पॉली, ये नाम हो जाएगा चैनल का, ठीक है। 1-2 दिन में चेंज हो जाएगा, मैंने अपने पास से चेंज कर दिया, अभी यूट्यूब की तरफ से रिव्यू होकर के ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, जी-टेक पॉली। अच्छा लग रहा नाम, आप जरूर बताएं इस नाम के बारे में कि आपके चैनल का जो नाम मैंने सोचा है कैसा है ये, ठीक है। अगर आपको कोई चेंजिंग करनी है तो आप बता सकते हैं, समझ पा रहे हैं। तो ठीक है फिर दोस्तों, मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।